स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज़ादी के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री रहे लंबे समय तक, और भारत की विदेश नीति भी इनके द्वारा ही संचालित हुई। तो भारत को के शुरुआती टाइम में जब भारत आज़ाद हुआ था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कत थी। विकास की अलग परेशानी थी, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोज़गारी। तो उस समय का भारत एक समझ लो, उस समय प्रधानमंत्री बनना कांटों का ताज पहनने के बराबर था। क्योंकि आप जहाँ जिस देश का शासन करने जा रहे हैं, एक भी पॉजिटिव चीज़ नहीं थी, है ना। बस एक चीज़ था कि हाँ भाई, जनता साथ थी, जनता साथ देने के लिए तैयार थी। तो जनता भी इसलिए साथ देने के लिए तैयार थी कि जनता को एक बहुत सुनहरे, बहुत आदर्श और बहुत ज़्यादा सुख देने वाले सपने दिखाए गए थे। तो जनता शायद साथ थी। आज भी जनता यही करती है कि जो जितना बड़ा झूठ बोल के चला जाता है, जनता उसके पीछे पीछे हो लेती है। और बाद में वो अलग बात है कि जब वो सच साबित नहीं होता है या वो काम नहीं हो पाता है, तो जनता फिर आपको सत्ता से नीचे ढकेल देती है। तो वो टाइम ऐसा ही था कि उस समय भारत के पास कोई अचीवमेंट तो नहीं थी, हाँ समस्याओं का एक अंबार ज़रूर था। तो ऐसे टाइम में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आज तो इनके ऊपर काफ़ी सारे सवाल जवाब उठते रहते हैं। लोगों के पास एक अवसर है कि वो कुछ करें, कार्य करें, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर सवाल जवाब उठा देते हैं। तो वो तो भैया शासन करके चले गए, अब आपके हाथ में है, आप क्या करते हैं, देश को किस ओर ले जाते हैं। तो चलो, बहरहाल मैं वही बात कहूँगा, आप में से जो भी बच्चे नेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, JRF कर रहे हैं, PGT कर रहे हैं, TGT कर रहे हैं, है ना, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, MA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर, नोट्स, PYQ, MCQ, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इसमें कोई लापरवाही मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इनका कार्य 1889 से लेके 1964 तक का इनका टाइम था। और इलाहाबाद के आनंद भवन में इनका क्या हुआ, आनंद भवन में इनका बचपन बीता है, ठीक है ना, बचपन इलाहाबाद के आनंद भवन में। और इन्होंने इंग्लैंड का जो हेरा स्कूल है वहाँ से पढ़ाई की, और फिर इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तो कितना बड़ा विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका हायर एजुकेशन वगैरह इनका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जवाहरलाल नेहरू कहाँ से पढ़े थे और किस तरह का उनका उस समय शिक्षा स्तर रहा होगा, उस समय उनकी नॉलेज रही होगी, जानकारी रही होगी। अब नेहरू जी पे प्रभाव किनका किनका पड़ा। नेहरू जी पर मोतीलाल नेहरू जो इनके पिताजी थे, ठीक है ना, इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। गांधी जी का प्रभाव था ये, और रविंद्रनाथ टैगोर से इन्होंने जो था आपका विश्व बंधुत्व और आपका सार्वभौमिक विश्ववाद या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया इनसे। उन्नीस में इन्होंने ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया।
1952 में नेहरू जी को भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो ये ज़रूर नेहरू जी के बारे में सवाल लोग पूछते हैं कि उन्होंने जीते जी जानबूझकर भारत रत्न अपने आप को दिलवाया। लेकिन हम राजनीति के स्टूडेंट हैं, हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो बीत गया वो इतिहास होता है, जो चल रहा होता है वो वर्तमान होता है, और भविष्य सामने होता है। तो भूतकाल सीखने के लिए होता है, वर्तमान जो होता है वहाँ वर्तमान में सुधार किए जाते हैं ताकि भविष्य बेहतर हो सके। अब नेहरू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी भाई, तो 3 बार ये कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आप याद रखना, 2929 में लाहौर अधिवेशन जो रावी तट के किनारे हुआ था, है ना, तो इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो एक तो 1929 में की थी, फिर 1936 में फिर लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, और फैज़पुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था, जो एक गांव में हुआ था। ये तीनों जगह, तो 29, 36, 37 ये डेट आप याद रखना। 1947 से मृत्यु पर्यंत तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे थे, ठीक है। वे पंचशील समझौता 1954 व गुट निरपेक्षता के मुख्य रणनीतिकार थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये पंचशील समझौता था जो चीन और भारत के मध्य में हुआ था, और गुट निरपेक्षता, ठीक है ना, के रणनीतिकार थे। गुट निरपेक्षा वाली विदेश नीति के संदर्भ में उन्होंने कहा था, आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल ना होने की है। अब गुट निरपेक्षता की भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व 2 खेमे में बट गया था। एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। एक तरफ पूंजीवादी देश थे और दूसरी तरफ साम्यवादी देश थे। और भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये कहाँ जाएं, क्योंकि एक का साथी बनना दूसरे का दुश्मन बनना था, और आप जिसके साथी बन रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आप उसकी नीतियों के हिसाब से फिर संचालित होगे। एक प्रकार से कुछ ना कुछ गुलामी की स्थिति है ना। और भारत चूंकि अभी नया नया आज़ाद हुआ था, तो भारत के लिए ऐसी किसी भी सिचुएशन में जाना बड़ा मुश्किल था। किसी से ज़्यादा दोस्ती करके आप उसके हिसाब से अपने देश की व्यवस्था चलाइए, तो उसमें दिक्कत थी, क्योंकि भारत की ज़रूरतें अलग थीं, पूंजीवादी देशों की ज़रूरतें अलग थीं, और अगर आप किसी से शत्रुता ले लेते हैं तो वो भी उचित नहीं था। तो भारत के लिए ऐसी सिचुएशन थी कि भारत दोनों में से किसी खेमे में शामिल ना हो और अपना पहले विकास करे। तो गुट निरपेक्षता वाली नीति नेहरू जी की बहुत अच्छी नीति थी और भारत के लिए बहुत लाभदायक थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो संविधान की प्रस्तावना का पूरक था। तो आप ये याद रखना, ये सवाल आता है कि भाई संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, या वो डेट पूछ ली जाती है कि संविधान प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। तो ये बात याद रखना। 15 अगस्त मध्य रात्रि को इन्होंने भाई जो जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन मध्य रात्रि को उन्होंने भाषण दिया था। वो भाषण बहुत फेमस था। वो था भाग्य वधू के साथ चिर प्रतीक्षित मुलाकात, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता दिवस की रात्रि को दिया गया एक भाषण था जो बहुत ज़्यादा फेमस था। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जिन पे हम नज़र डालेंगे। सोवियत रसिया, है ना, तो ये 1927 में रूस की यात्रा के बाद लिखा गया एक था, जिसमें इन्होंने अपने विचार दिए थे। फिर है सबसे ज़्यादा फेमस विश्व इतिहास की झलकियाँ। कहाँ चले गए भाई कर्सर महोदय। तो ये विश्व इतिहास की झलकियाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी है, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हर डॉटर, ये है। इसके अंदर ये अपनी बेटियों को लेटर लिखा करते थे। तो उन चिट्ठियों का एक बंच है, मतलब कई सारी चिट्ठियाँ हैं उसके अंतर्गत, और उन चिट्ठियों को तैयार करके एक किताब तैयार कर दी गई थी।
तो उसी को कहते हैं लेटर फ्रॉम अ फादर टू हर डॉटर, जो ये इंदिरा गांधी को ये लिखा करते थे। टूवर्ड्स फ्रीडम 1936, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक इम्पोर्टेंट है, भारत की खोज, बंच ऑफ लेटर, ये तो शायद वही है ये वाला, ठीक है ना। तो अगर आप कहो कि नहीं मुझे सिर्फ 2 ही बुक्स याद करनी है, तो आपको एक ये बुक याद करनी है, विश्व इतिहास की झलकियाँ, और दूसरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। और अगर आपको कहोगे कि नहीं मैं एक और बुक याद करूँगा, तो आप द यूनिटी ऑफ इंडिया याद कर लेना। और अगर फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि नहीं एक और याद करनी है, तो ये कर लेना बंच ऑफ लेटर, ठीक है ना। तो ये जो थी इनकी प्रमुख पुस्तकें थी जो मैंने आपको बताई। ज़रा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो साथियों हमने इनकी कुछ प्रमुख किताबें की, ठीक है ना। अब हम इनके और आगे जो विचार हैं उनके वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे इनके क्या विचार हैं। अब इनका ये जो नेहरू जी का जो थोड़ा सा स्वभाव के बारे में हम देखते हैं कि इनका स्वभाव कैसा था, है ना। तो इनका जो स्वभाव था वो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक था और तार्किक था। ये वैज्ञानिक और तार्किक स्वभाव वाले थे। ये आधुनिकीकरण, ये मैंने गलत लिख दिया है आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक आदि दृष्टिकोण के समर्थक थे। मतलब आप अब इन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की, तो उसका इनके ऊपर बड़ा प्रभाव था। तो वही कारण है कि मतलब कि ये एक आधुनिकीकरण, मतलब जो नई चीज़ें आ रही हैं समाज में, जो परिवर्तन हो रहे हैं, विज्ञान जो आ रहा है, जो विज्ञान आधारित है, कार्य और कारण पर, प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों के ये समर्थक थे। और कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो जैसे ही आप विज्ञान प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता के करीब आते हैं, तो आप जो है धर्म, ईश्वर के मामले में क्या हो जाए, अज्ञेयवादी हो जाते हैं, है ना। मतलब आपका इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रहता है। तो इन सब नेहरू जी भी ऐसे ही थे, वो विज्ञान प्रौद्योगिकी, धर्म, तर्क, इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे। धर्म, ईश्वर जैसी चीज़ों में उनका विश्वास नहीं था, ठीक है ना। अब धर्म जो है वो अक्सर रूढ़िवादियों पे, अंधविश्वासों पे कायम रहता है ना। धर्म कहता है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा जी की संतान है ना। तो इस तरह की बातों पे इनका विश्वास नहीं था, इनका विश्वास ऐसी बातों पे नहीं था। धर्म और ईश्वर के मामले में वो नहीं करते थे, लेकिन आधुनिकीकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किकता, इन सब चीज़ों में इनका विश्वास अत्यधिक था। अब ये कहते भी ये हैं कि भाई राजनीति मुझे अर्थशास्त्र में लाई, अर्थशास्त्र विज्ञान ने मुझे गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास, रूढ़िवाद के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। तो ये नेहरू जी की कोटेशन है। और ये कहते थे कि सिर्फ विज्ञान ही देश की समस्याओं को सुलझा सकता है। क्या? विज्ञान ही देश की समस्याओं को सुलझा सकता है।
और बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने दोस्तों। देश के अंदर धर्म तो देखो कब से है, ठीक है ना। देश के अंदर रूढ़िवादिता कब से है, देश के अंदर जात पाती कब से है, ये सारी चीज़ें तो कब से, युगों युगांतर से हैं, है ना। धार्मिक उपदेश कब से हैं, लेकिन क्या इन्होंने देश की समस्याओं पर कोई परिवर्तन लेके आए हैं? क्या इन्होंने गरीबी दूर की है? क्या इन्होंने बेरोजगारी दूर की है? क्या इन्होंने अपराध को कम किया है? क्या इन्होंने देश समाज में फैली असमानता को कम किया है? नहीं किया है। लेकिन विज्ञान ही देश की समस्याओं को सुलझा सकता है। विज्ञान के द्वारा हम अंधविश्वासों से बाहर निकल सकते हैं। विज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें शिक्षित होना होगा, और अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम तार्किक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमें रोज़गार भी मिलेगा। जब हमें रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जब रोज़गार मिलेगा तो असमानता ख़त्म होगी। जब असमानता ख़त्म होगी तो क्या बोलते हैं, सब के सब समान हो जाएंगे, आपराधिक घटनाएं भी कम हो जाएंगी। तो विज्ञान ही जो है, ये इनका मानना था कि विज्ञान ही देश की समस्याओं को सुलझा सकता है, ठीक है ना। भूख और गरीबी, अस्वस्थता, निरक्षरता, अंधविश्वास व जानलेवा रीति रिवाज, विशाल संसाधनों की बर्बादी भविष्य विज्ञान और विज्ञान से मैत्री करने वालों का है, ऐसा ये कहते थे। नेहरू जी मूलतः क्या थे? धर्मनिरपेक्षवादी थे। क्या थे? धर्मनिरपेक्षवादी थे। वे गांधी की तरह धर्म व राजनीति के मिलन में पक्षधर में नहीं थे। वो कहते थे भाई धर्म जो है व्यक्तिगत मसला है और राजनीति जो है वो एक अलग चीज़ है। नेहरू हिंदू व मुस्लिम संप्रदाय व धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल निर्माण के कट्टर विरोधी थे। क्योंकि देखो भाई उसमें आपका मुस्लिम लीग मुस्लिम समुदाय के लिए या संप्रदाय के लिए हुई, हिंदू महासभा हुई, तो इस तरह का राजनीतिक दल का निर्माण करना धर्म के आधार पर, वो इसकी आलोचना करते थे। और यही कारण है कि इन्होंने हिंदू महासभा, आरएसएस, अकाली दल, मुस्लिम लीग की हमेशा ही आलोचना की है, इनकी आलोचना करते थे। और यही कारण है कि आरएसएस वाले आज भी नेहरू को कोसते ही रहते हैं। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता यूरोप की तरह धर्म और राजनीति के पूर्ण पृथक्करण की हिमायती नहीं थी, बल्कि सकारात्मक हस्तक्षेप के समर्थक थी, ठीक है ना। नेहरू के अनुसार धार्मिक निरपेक्षता का तात्पर्य धर्म के विरुद्ध होना भी नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म व अंतकरण की स्वतंत्रता का होना। तो अगर आप ये कहो कि भाई इनकी धर्मनिरपेक्षता ऐसी है कि भाई आप धर्म को बिल्कुल किनारे कर दिया, नहीं, ये धर्म को क्या करते थे? व्यक्तिगत मामला समझते थे, व्यक्तिगत मामला समझते थे। और पूर्ण स्वतंत्रता थी कि भाई आप किस धर्म को मानते हो, है ना, और उसका कैसे पालन करते हो, वो आपकी स्वतंत्रता है, उसमें राज्य नहीं हस्तक्षेप करेगा। राज्य के लिए सभी धर्म का समान महत्व है। और इसी संदर्भ में सरदार पटेल ने एक चुटकी लिया करते थे कि भारत में एक ही राष्ट्रीय मुसलमान है और वो है नेहरू। ये कहते थे, सरदार पटेल कहते थे कि भारत में एक ही राष्ट्रीय मुसलमान है और वह है नेहरू। एक्चुअली भारत जैसे देश में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत जैसे देश में कि अगर आप हिंदूवाद के समर्थक नहीं हैं, तो आपको मुस्लिमवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद का समर्थक समझा जाएगा। जबकि यहाँ पे देखो जैनी भी हैं, बौद्धि भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पारसी भी होंगे थोड़े बहुत, और क्या होंगे, सिख भी होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदूवाद के समर्थक में नहीं है तो आप मुस्लिमवाद के समर्थक अपने आप हो जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट बांटती हैं ना राजनीतिक दल, ये बहुत गलत चीज़ है भाई। हिंदू और हिंदूवाद
या हिंदू धर्म या सिर्फ धर्म। अब धर्म से आगे बढ़ के हिंदू धर्म आ गया। अब हो सकता है किसी का पुराने रीति रिवाजों में विश्वास ना हो सकता है वो वर्ण व्यवस्था में समर्थन ना करे, या हो सकता है वो मनुवाद की आलोचना करे। तो ऐसा ही जैसे ही वो करेगा ना, तो उसको उठा के मुस्लिमवाद का वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये गलत चीज़ है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। बीच में और भी कई सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को व्यक्तिगत मामला समझते हैं, उसके ऊपर वो लोग नहीं चाहते कि मतलब इस तरह से सार्वजनिक रूप से बहस की जाए। तो जब एक धर्म व्यक्तिगत मसला होगा तो फिर इन सब चीज़ों का इतना महत्व नहीं रह जाएगा। चलिए छोड़िए ये सब। आप छात्र हैं, मैं भी छात्र हूँ, इन सब चीज़ों लोगों का इतना महत्व है नहीं। जब आप थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक देश के लिए धर्म ज़्यादा उपयुक्त है या धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ऐसे मूल्य। धर्म तो खैर हिंदुस्तान में था ही ना इतने लंबे टाइम से, उसने कितना फ़ायदा पहुंचा दिया आप देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा। शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, धर्म भी नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये मतलब ऐसे व्यक्ति थे, ये धर्म निरपेक्षता, और इनकी धर्म निरपेक्षता ऐसी थी कि जो धर्म है वो क्या है, व्यक्ति की अंतकरण का मसला है, उसका व्यक्तिगत मसला है। तो ये वैज्ञानिक तार्किक वाले व्यक्ति थे जिनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश ना करूं मैं, ऐसा होना चाहिए। चलिए दूसरा है वैज्ञानिक मानवतावाद। ठीक है ना, वैज्ञानिक मानवतावाद। अब इसको समझते हैं। नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद वैज्ञानिक आयाम, मार्क्स तथा आध्यात्मिक आयाम गांधी का मिश्रण था। ये वसुधैव कुटुंबकम व मानव कल्याण के लिए तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मिलाता है। मतलब कुल मिला के ये वसुधैव कुटुंबकम और मानव कल्याण कि भाई एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद, पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है, ठीक है ना, और सबका कल्याण होना चाहिए। अगर इसके अंदर आप और डिटेल में जाओगे तो ये उपनिवेशवाद के विरोधी थे, ठीक है ना, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ऐसी प्रवृत्तियों के विरोधी थे। तो ऐसा इनका मानना था। अब इनका राजनीतिक विचार कैसा है वो देखेंगे, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये है कि भाई राजनीतिक विचार जब हम करेंगे तो इनका कर लेते हैं एक प्रभुत्व या सकारात्मक राष्ट्रवाद। प्रबुद्ध या सकारात्मक राष्ट्रवाद। नेहरू जी तो भाई एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका विश्वास संकीर्ण व हठधर्मी किस्म का राष्ट्रवाद नहीं था जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी का था। ऐसा राष्ट्रवाद तो अंध राष्ट्रवाद कहलाएगा जो उपनिवेशवाद व विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। अब ये क्या थे कि ये जो हिटलर और मुसोलिनी थे, ये इनका राष्ट्रवाद एक अंध राष्ट्रवाद था कि हमारी नस्ल ऊंची है, हम पूरे विश्व पे क्या बोलते हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं, है ना, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, बाकी सबों को निम्न समझना। इस तरह के राष्ट्रवाद का ये समर्थन नहीं करते थे, इसका ये विरोध करते थे। राष्ट्रवाद ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद अनिवार्यतः भावना विरोधी है और यह अन्य राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध घृणा व क्रोध से फलता फूलता है। तो ये कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद भावना विरोधी है। ठीक है, भावना विरोधी है। और क्या है,
यह अन्य राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध, यह अन्य राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध घृणा और व क्रोध को क्रोध से फलता फूलता है, फलता। अब इसको समझते हैं क्या है कि राष्ट्रवाद भावना विरोधी है। भाई राष्ट्र, अब आप जब राष्ट्रवाद की भावना चलती है ना, तो वो क्या होती है, आपकी पर्सनल भावना के विरुद्ध होती है, आपको एक सूत्र में पिरो देगी, ठीक है ना। फिर आपकी भावना क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हिटलर के टाइम में जनता क्या सोचती थी, क्या समझती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने राष्ट्रवाद का एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर दिया था, एक ऐसा विचार तैयार कर दिया था, एक ऐसी समझ तैयार कर दी थी कि अब अगर आप उसके विरुद्ध बोलोगे ना तो आप देशद्रोही कहलाओगे, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा मोदी टाइम में कि जैसे ही राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर सवाल उठाया, उसको भ्रष्टाचारी बोला, तो कुछ लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि ये क्या है, देश विरोधी है ना, क्या है ये, देश विरोधी है, देश ये क्या बोलते हैं, ये देश को बदनाम करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। तो लोगों ने कहा जब राष्ट्रवाद से कोई चीज़ जुड़ जाती है तो आप फिर उस पर सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है ना, चाहे आपकी भावनाएं कैसी भी हों। तो बहुत लोगों ने आराम से चुपचाप उंगली रख ली और ठीक है भाई, अब क्या कह सकते हैं कि जब अडानी पे सवाल उठाना, अगर राष्ट्रवाद विरोधी है तो फिर आप राष्ट्र विरोधी तो नहीं बनना चाहेंगे ना। तो राष्ट्रवाद भावना विरोधी है, आपकी भावनाओं को कुचल देगी और फिर आगे करेगी। अब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, सॉरी, अब ये टाइम है, चुनाव का टाइम है। चुनाव के टाइम में अक्सर ये बोल दिया जाए कि भाई जो पाकिस्तान का विरोध चाहते हैं, जो हिंदुस्तान का समर्थक हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो मोदी को वोट करें। तो अब तो कोई राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहेगा, कोई आपका पाकिस्तान का समर्थक नहीं बनना चाहेगा, हिंदुस्तान का विरोधी नहीं होना चाहेगा, कोई गैर राष्ट्रवादी नहीं होना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जब राष्ट्रवाद जब चलता है तो वो आपकी भावनाओं को या उस जनमानस की भावनाओं को कुचल देता है। हिटलर और मुसोलिनी इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। वहाँ पे गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, असमानता थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन राष्ट्रवाद जब वहाँ पे चला तो उनको एक शिक्षा दी गई कि भाई गरीबी भूल जाओ, बेरोज़गारी भूल जाओ, आप अशिक्षा भूल जाओ, स्वास्थ्य भूल जाओ, आप क्या हो, आप एक श्रेष्ठ नस्ल के हो। जर्मनी, इटली पूरे विश्व पे शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इस तरह की भावनाएं, राष्ट्रवाद से संबंधित भावनाएं भर दी गई और क्या हो गया कि जनमानस की भावनाओं को दबा दिया गया था, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती रहती है। ये नेताओं के वो हैं, मैं ये नहीं कहता कि मतलब इनके हैं, हर एक नेताओं की यही, हर एक राजनीतिक दल और बड़े नेता राष्ट्रवाद जैसी चीज़ को एक हथियार के रूप में यूज़ करते हैं और अपना वोट बैंक करते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी अपने ऊपर लेकर मत कीजिएगा। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया मोदी जी का, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि ये अभी हाल में चल रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल निकाल के लाऊं 100 साल पुराना, 70 साल, 80 साल पुराना, तो वो घटना बीत चुकी होती है। तो उस घटना को आपने देखा नहीं, उसके बारे में पढ़ा नहीं, तो उससे इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं निकलता है। लेकिन अभी जो करंट में जो चीज़ें चल रही होती है ना, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं किसी के विरोध में हूँ, समर्थक में हूँ। अब नेहरू का जो राष्ट्रवाद है ना, ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है।
ये क्या है, ये सकारात्मक है और इसको प्रबुद्ध या रचनात्मक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, ठीक है ना। और नेहरू के राष्ट्रवाद में अरबिंदो, दयानंद सरस्वती, तिलक, वीर सावरकर तथा अन्य आदर्शवादियों की तरह धार्मिक आधार को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये जो धार्मिक आधार पर राष्ट्रवाद है ना, धार्मिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर, या धार्मिक आधार पर, है ना, उसके आधार पर ये राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के संश्लेषणात्मक भौतिकवाद, वसुंधकम कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही क्या है, संसार है, ऐसे राष्ट्रवाद को ये का समर्थन करते हैं। सांस्कृतिक या धार्मिक राष्ट्रवाद जो होता है किसी विशेष संस्कृति और या धर्म या भाषा को वो आधार बनाकर वो राष्ट्रवाद होता है। तो ये ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, वो ऐसे सकारात्मक राष्ट्रवाद की बात करते हैं जो क्या है, जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलता है, उसको आधार बनाता है, ठीक है ना। नेहरू के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है सांस्कृतिकवाद बहुलता, कि इनके राष्ट्रवाद में बहुत सारी संस्कृतियाँ होंगी, संस्कृति की बहुलता होगी। जबकि सांस्कृतिक या धार्मिक राष्ट्रवाद में क्या होगा कि एक ही संस्कृति या एक ही धार्मिक या एक ही भाषा के लोगों का वर्चस्व होगा। नेहरू का कथन है कि भाई एशिया में समाजवादी आंदोलन राष्ट्रवाद का शत्रु है। अब एक बार ये पढ़ लें कि भाई संश्लेषणात्मक भौतिकवाद क्या है। भौतिकवाद तो भाई संश्लेषण ये वो सिद्धांत है जो राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रवाद के साथ मिलाकर मानवतावाद को बढ़ावा देता है। कि भाई क्या है, राष्ट्रवाद से बढ़कर आप क्या करते हो, अंतर्राष्ट्रवाद में जाते हो, ठीक है ना। पूरे विश्व को एक परिवार समझ लेते हो, है ना, उससे एकाकार करते हो और मानवतावाद को बढ़ावा देते हो, ठीक है ना। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या कहेगा, मेरा जर्मनी सबसे अच्छा है, मेरी नस्ल सबसे अच्छी है, मेरी भाषा सबसे अच्छी है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है और मैं बाकी सब पे कब्जा करूँगा, अपना विस्तार करूँगा। तो जब आप ऐसा करते हो तो दूसरे राज्यों पे कब्जा कर लेते हो, दूसरे राज्य के ऊपर, दूसरे नस्ल के ऊपर, दूसरी जाति के ऊपर ज़बरदस्ती आप अपने विचार थोप देते हो, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रवाद हो गया। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रवाद होता है तो आप अपने उसके साथ साथ अपनी भाषा, धर्म, जाति, धर्म को महत्व देने के साथ साथ आप दूसरे जाति धर्म को भी महत्व देते हो। और इस तरह से क्या होता है, मानवतावाद को बढ़ावा मिलता है। मतलब वो मानव भी बड़ा है, मैं भी बड़ा हूँ, ठीक है, हम सब बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, ये मानवतावाद हो गया। और ये संश्लेषण और भौतिकवाद किसने दिया है, तो ये दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहा जाता था, वो खुद राष्ट्रवाद को संदेह की दृष्टि से देखते थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब अंतर्राष्ट्रीयवाद जो है, नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। ये यूएनओ, गुटनिरपेक्षता, निःशस्त्रीकरण, राष्ट्रीय शांति के प्रबल समर्थक थे। अब लोकतांत्रिक समाजवाद करेंगे हम इनका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में इनके क्या सोचते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ना आया हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। लोकतांत्रिक समाजवाद ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर यहाँ एक क्वेश्चन नहीं आया तो एक क्वेश्चन इसका जो नेट सेट जेआरएफ वाले बच्चे हैं ना, एक यहाँ फंसेगा और एक जब आप करते हो भारत की विदेश नीति, वहाँ पे ज़रूर फंसेगा। दोनों में हो सकता है दोनों में, यहाँ से भी आ जाए, वहाँ से भी आ जाए। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पूछ लेगा पंचशील समझौते, निम्नलिखित पंचशील समझौते में क्या शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो 101% गुटनिरपेक्षता के बारे में पूछ लेगा। बहुत बड़ी नीतियाँ हैं इनकी, नेहरू जी की ये दोनों,
तो ये बहुत अच्छे से करके जाना। लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरू का समाजवाद इंग्लैंड के फैबियनवादी समाजवाद को अपना आदर्श मानता है। क्या आपका इंग्लैंड का है ये का फैबियनवाद, फैबियन समाजवाद। समाजवाद के कई सारे रूप हैं, श्रेणी समाजवाद, फैबियन समाजवाद, ठीक है ना। तो उसी तरह से फैबियन समाजवाद भी एक रूप है। और फैबियन समाजवाद क्या है दोस्तों? फैबियन समाजवाद जो है ना, ये इंग्लैंड में जन्मा, और इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश था, पूंजीवादी देश है। तो जबकि समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद क्रांति के माध्यम से रेडिकल चेंजेस लेके आना चाहता है। लेकिन फैबियन समाजवाद जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ। तो फैबियन समाज जो है वो कहता है कि भाई शांतिपूर्ण तरीक़ों से भी समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। क्या? शांतिपूर्ण तरीक़ों से, अर्थात कि भाई आप राजनीतिक पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़ने के बाद जब आप जीत जाओगे तो फिर आप समाजवाद की स्थापना कर देना। तो शांतिपूर्ण तरीक़ों में इनका विश्वास है। और फैबियनवाद स्वतंत्रता तथा समानता दोनों को महत्व देते हैं। अब क्या है कि आपका समाजवाद जो है ना, आप देखोगे वो क्या है, वो समानता पे बल देता है। क्या करता है? आर्थिक समानता पे बल देता है। वो आर्थिक संसाधनों का वितरण करना चाहता है, ठीक है ना, कि भाई सबको समान बना देंगे। लेकिन ये समानता के साथ साथ स्वतंत्रता पे भी महत्व देता है। स्वतंत्रता क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड में जन्मा है। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक सरकार है जहाँ पे स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। ये सार्वजनिक व निजी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। और इसी से प्रेरित होकर गांधी जी भी नेहरू जी भी भारत में क्या लेके आए हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। नेहरू जी, जिन्हें भारतीय फैबियनवादी भी कहा जाता है, ये लास्की से भी प्रभावित थे। उन्होंने यूएसएसआर की नियोजित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिकरण तथा समानता ली। और जबकि पूंजीवाद से इन्होंने स्वतंत्रता, लोकतंत्र, निजी पूंजी का अस्तित्व लिया था इन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने लोक कल्याणकारी व लोकतांत्रिक समाजवाद का भवन खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इन्होंने मतलब किसी एक व्यवस्था से, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब समाजवाद से कुछ नहीं लिया। समाजवाद से इन्होंने जो चीज़ें ली वो ली, नियोजित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण, तो ये लिया। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उनसे इन्होंने स्वतंत्रता का विचार लिया, लोकतंत्र लिया और निजी पूंजी का अस्तित्व लिया, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का एक ढांचा भारत में खड़ा कर दिया, ठीक है ना। उनके समाजवाद को आप अर्ध उदारवादी या अर्ध उदारवादी अर्ध मार्क्सवादी कह सकते हैं। नेहरू जी संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता व समानता, अधिकारों, बहुदलीय प्रणाली, औद्योगिकरण व धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। तो ये सारी विशेषताएं थीं। अब नेहरू जी वोट की अपेक्षा रोटी को ज़्यादा जरूरी समझते थे, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है, ठीक है ना, कि भाई भूखे पेट आदमी वोट नहीं दे सकता। तो ऐसा कुछ विचार था। और ये कहते थे कि मैं खुले रूप से स्वीकार करता हूँ कि मैं एक समाजवादी व गणतंत्रवादी हूँ और राजाओं व राजकुमारों में विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो राजाओं और राजकुमारों में कुछ लोग उस समय विश्वास करते थे, इनका विश्वास नहीं था। नेहरू जी ने पूंजीवादी व भूमिपतियों, इन दोनों पर तीव्र प्रहार किए थे और ये मानते थे कि भाई भारत की गरीबी के लिए ना यही दोनों उत्तरदायी हैं, पूंजीवादी और भूस्वामी। आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले क्या बोलते हैं, ज़मींदारी पर था, है ना, ये कितने इसने भारत का बेड़ा गर्क कर रखा था। फिर पूंजीपतियों ने भी, ये भी क्या करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। तो इन दोनों की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही थी। तो ये दोनों को ही उत्तरदायी मानते थे। और एक अन्य कारण था जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, जो इंग्लैंड जो था वो उसने भारत पर कब्जा कर रखा था, उसको भी ये क्या मानते थे, भारत की गरीबी का कारण मानते थे। नेहरू के विचारों में फैबियन प्रकार के लोकतांत्रिक समाजवाद तथा स्वराज व कल्याण के गांधीवादी विचार के बीच समन्वय। एक तरफ गांधी जी थे तो जो स्वराज व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और नेहरू जी जो थे वो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे।
तो इनके बीच नेहरू जी ने एक समन्वय स्थापित किया, है ना। तो ये नेहरू जी की वजह से ही संभव हुआ। नेहरू जी का कथन है कि लोकतंत्र का अर्थ है समुदाय का आत्म अनुशासन तथा सहिष्णुता। सहिष्णुता न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। तो ये गांधी जी का बहुत बड़ा विचार था कि वो अपने मतलब अपने साथ अपने समर्थक ही नहीं, अपने विरोधी भी रखते थे, ठीक है ना। नेहरू जी जो थे अपने साथ समर्थक ही नहीं विरोधियों को भी रखते थे, विरोधियों को भी रखते थे और इनके अंदर अपनी प्रशंसा सुनने से ज़्यादा ये अपना विरोध सुनना पसंद करते थे, अपनी आलोचना सुनते थे। हिम्मत थी इनके अंदर। आज के नेताओं में क्या ये हिम्मत है कि वो अपने विरोधी को अपने साथ रखेंगे? नहीं रखेंगे। इनका सबसे बड़ा विरोधी कौन था? इनके बहुत बड़े विरोधी कौन थे? अंबेडकर थे। लेकिन इनके मंत्रिमंडल में ये शामिल थे। आज के टाइम में कोई रखेगा क्या? बिल्कुल नहीं रखेगा। अपनी आलोचना सुना करते थे, इनके संसद भवन में बैठ के इनकी आलोचना कर दी जाती थी, तो इनके अंदर क्षमता थी। और ये ऐसे व्यक्ति थे, ये कभी इन्होंने गांधी की हिज्जी हजूरी नहीं की, गांधी का विरोध कर दिया करते थे। तो एक छवि थे। आज के टाइम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ लोग ज्ञान लाकर परोस देते हैं, लोगों के मोबाइल पे भेज देते हैं, सुबह सुबह उनके पास और कोई काम नहीं होता है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति के थे नेहरू जी। अब जब आप शासन करते हैं तो कुछ नीतियाँ, 1-2 नीतियाँ, 10 नीतियाँ सही होती हैं तो 1-2 नीतियाँ गलत भी हो जाती हैं, है ना। क्या मोदी साहब की कोई नीति गलत साबित नहीं हुई है क्या? आप उठा के देख लीजिए। उनकी नोटबंदी की नीति, उसका कोई लाभ नहीं हुआ समाज को। उनका जीएसटी, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो ठीक है, जब आप एक शीर्ष स्तर पे बैठते हैं और आप वहाँ से डिसीजन लेते हैं, तो 100 डिसीजन लेते हैं तो 2, 4, 5 डिसीजन हो सकता है वो आपके फेवर में ना आए। लेकिन इसके लिए आप उनको इस तरह से नहीं कोस सकते जिस तरह से नेहरू जी को कोसा जाता है आज भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये इस तरह के नेता थे जो ये कहते हैं कि सहिष्णुता न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। तो ऐसे थे नेहरू जी। अब थोड़ा सा नेहरू जी और गांधी जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इनके बहुत बड़े शिष्य थे। गांधी जी कहा भी करते थे कि नेहरू के हाथों में भारत का भविष्य सेफ है, सुरक्षित है। तो नेहरू गांधी जी की साध्य व साधन की एकता तो पसंद थी, पर निरपेक्ष हिंसा पसंद नहीं थी। क्या था? साध्य व साधन की पवित्रता तो पसंद थी, पर क्या नहीं पसंद? निरपेक्ष अहिंसा पसंद नहीं थी। तो ये जिस तरह से बिल्कुल अहिंसा, हर एक चीज़ में अहिंसा पे, हर एक सिचुएशन में अहिंसा को करते थे, अहिंसा को ही अंतिम मानते थे, ये इनको पसंद नहीं थी। साध्य और साधन की पवित्रता पसंद थी कि अगर आप आप टारगेट, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उसको प्राप्त करने का तरीका भी क्या होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आप समाज में वोटरों के बीच में झूठ ना बोलो, झूठे वादे ना करो, ईमानदारी से चुनाव लड़ो, जीत के आओ। तो ये चीज़ तो उनको पसंद थी। लेकिन अहिंसा, निरपेक्ष अहिंसा उनको गांधी जी की पसंद नहीं थी, जिसके अंतर्गत अहिंसा को ही अंतिम मान लिया जाता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको हिंसा भी करनी पड़ती है। अब इसके निरपेक्ष अहिंसा के संदर्भ में ये कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि भाई हिंसा बुरी है। क्या कहते हैं? हिंसा बुरी है, लेकिन दास्तां, गुलामी
जो है वो हिंसा से बुरी है। कि आप हिंसा करने के डर से गुलाम बन जाओ, वो ज़्यादा गलत है। ठीक है ना, कि आप कहो कि भाई नहीं भाई मैं हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन इस शर्त पे कि मुझे दास बना लो। नहीं भैया नहीं, दासता से तो अच्छी है हिंसा कर लो आप, लेकिन गुलाम मत बनो। तो ये ज़्यादा उत्तम है। अभी कहते भी कि मैं अहिंसामयी दासता से अच्छा है कि मैं हिंसा करना पसंद करूंगा, मतलब गुलामी करने से अच्छा है मैं आपके संग हिंसा कर दूंगा लेकिन गुलामी पसंद नहीं करूंगा, ऐसा कहते थे। अब नेहरू जी जो थे उनको गांधी की धार्मिकता, ट्रस्टीशिप, कुटीर उद्योग, चरखा अर्थशास्त्र, औद्योगिकरण व मशीनीकरण, व मशीनीकरण, का विरोध। ठीक है ना, कि जो गांधी जी थे ये धार्मिकता, ट्रस्टीशिप, कुटीर उद्योग, चरखा अर्थशास्त्र के समर्थक थे। औद्योगिकरण और मशीनीकरण इनका विरोध करते थे। तो ये, और दूसरा ये कहते संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते थे गांधी जी। वह दल विहीन लोकतंत्र का विरोध इसका ये समर्थन नहीं करते थे, इसका समर्थन नहीं करते थे नेहरू जी। भाई गांधी जी का जो धार्मिकता का विचार था, ठीक है ना, कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। ट्रस्टीशिप, तो इसका ये विरोध करते थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, इसका भी ये समर्थन नहीं करते थे कि अगर कोई पूंजीपति अगर अपनी संपत्ति को वो समझेगा, धरोहर समझेगा समाज की, तो फिर वो मेहनती क्यों करेगा, वो कमाएगा ही क्यों। तो इसका भी वो समर्थन नहीं करते थे। कुटीर उद्योग का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि उस समय भारत को विकास करने के लिए बड़े उद्योगों की ज़रूरत थी। अगर आप छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे तो फिर उससे बात बनने वाली नहीं थी, तो इसका भी समर्थन नहीं करते थे। चरखा अर्थशास्त्र, मतलब आप ऐसे कुटीर उद्योग लगाओ, घर में ही अपनी आवश्यकता की, एक गांव के अंदर ही अपनी आवश्यकता की चीज़ें उत्पादित करो, ठीक है, और आत्मनिर्भर बनो, ये भी उनको पसंद नहीं था। गांधी जी जो औद्योगिकरण और मशीनीकरण का विरोध करते थे, नेहरू जी को वो भी पसंद नहीं था। और संसदीय लोकतंत्र को वो क्या कहते थे, बांझ औरत कहते थे, जो कुछ उत्पन्न नहीं करती है। ये भी विचार नेहरू जी को पसंद नहीं था। दल विहीन लोकतंत्र की बात करते थे गांधी जी, वो कांग्रेस को समाप्त करने की बात करते थे, ये भी नेहरू जी को पसंद नहीं था। तो ऐसे थे नेहरू जी की जो अपनी आलोचना भी सुन लिया करते थे। इसके बावजूद भी गांधी जी भी भाई ऐसे थे कि जो इन्होंने कहा था कि मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी इन्होंने नेहरू जी को घोषित किया था, इतने विरोधों के बावजूद भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो नेहरू जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताई। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। तो लगभग काफ़ी हद तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हमने कर लिया है, ख़ास तौर पे एमए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और हैं छोटे छोटे आधे घंटे के लेक्चर हैं, तो वो हो जाएगा तो ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।